नमस्कार साथियों। तो साथियों, आप जुड़ चुके हैं नित्यम बिहार बोर्ड चैनल से और ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड नोट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कराए जाएंगे जो आपके क्लास 10th बिहार बोर्ड के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे चैनल से ना सिर्फ बल्कि क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, बल्कि उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण स्थान को रखता है, उन तमाम सवालों को खात्मा किया जाता है। तो आप जुड़ चुके हैं नित्यम बिहार बोर्ड से और आपको पढ़ा रहे हैं नित्यम सर। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स यानी भौतिकी और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और फटाफट आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जो है साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका देखा इसकी दूसरा स्टूडेंट करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा और इसी प्रकार ऑल ओवर जब स्टूडेंट कमेंट करेंगे अपना अपना स्कोर को, तो आपको भी पता चलेगा कि हम ये 15 महत्वपूर्ण सवालों में से कितना का सही जवाब दिए, अगला व्यक्ति कितना के दिया, तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, तो आज की इस सीरीज में हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के सवाल करने वाले हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अंत में कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा कि 15 महत्वपूर्ण सवालों में से आप कितना का सही जवाब देते हैं। अगर आपका स्कोर 10 से ऊपर है तो आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के 2026 के एग्जाम में एक बेहतरीन नंबर से पास होने वाले हैं। और अगर आपका स्कोर 10 से नीचे है तब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब आप जुड़ चुके हैं नित्यम बिहार बोर्ड से। ठीक है, चलिए तो साथियों सबसे पहला सवाल जो है वो बोलता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, 1, 2, 3 या 4। तो आपको बता दें साथियों कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। और प्रकाश के अपवर्तन को स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं साथियों। और स्नेल का नियम कहने का मतलब है कि साइन आई बराबर साइन आई इज इक्वल टू साइन आर और इज इक्वल टू कॉन्सोटेंट। तो कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। बी बोले तो बॉल नहीं, बटरफ्लाई। और आपको अंत में पता चलेगा कि बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे मूव करेंगे और हमारा सेकेंड नंबर का सवाल आपको बेसब्री से इंतजार कर रहा है और सवाल है दर्पण से। तो बोलता है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसको आर बोला जाता है और फोकस दूरी जिसको एफ बोला जाता है, ये दोनों में क्या संबंध है? बोल देगा रिंकी और पिंकी में क्या संबंध है? तो अरे भैया सीधा संबंध है कि दोनों बहन है। तो ही बताइए कि आर और एफ में क्या संबंध है? क्या आर बराबर एफ होता है? क्या आर बराबर 2f होता है? सॉरी, क्या एफ बराबर 2r होता है या आर बराबर एफ अपॉन 2 होता है? बताइए साथियों। तो आपको बता दें साथियों कि फोकस दूरी जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कि फोकस हमेशा वक्रता त्रिज्या के, कैसे लिखाएगा वक्रता? तो वक्रता त्रिज्या के आधा रहेगा। क्या रहेगा साथियों? तो आधा रहेगा। तो जी इस नोट पॉइंट के पढ़ के क्या राइट आंसर नहीं पता चलेगा? तो फटाफट कमेंट कर दीजिए कि फोकस दूरी हमेशा सॉरी थोड़ा ठंड का मौसम है, गला बज गया। तो फोकस दूरी जो है हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधा रहेगा। तो बताइए r इज इक्वल टू एफ कब होगा? नहीं सर। क्या f इज इक्वल टू 2 अपॉन आर होगा या r इज इक्वल टू 2f होगा? तो जरा कमेंट कर दीजिए ना। अगला प्रश्न बोलता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। नहीं सर, वोल्ट किसका है सर? तो वोल्ट तो विभव का है। विभव का है वोल्ट सर। ओम है सर? नहीं सर, ओम तब प्रतिरोध का है। ओम किसका है? प्रतिरोध का है।
क्या कूलॉम है सर? नहीं सर। क्या एम्पियर है? यस सर। तो एम्पियर ही क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। और 1 एम्पियर बराबर साथियों 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड होता है। तो आप बता दीजिए कि जो एम्पियर है वो विद्युत धारा का क्या है? एसआई मात्रक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। और सी बोले तो नॉट कैट, छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट, अगला सवाल बोलता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? जूल। नहीं सर, जूल तक कार्य का है। कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। वाट? नहीं सर। ओम, अर्ग। तो अर्ग जो है साथियों ये तो सीजीएस मात्रक है, कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। तो ये होगा सर ओम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और प्रतिरोध का काम होता है विद्युत धारा जो प्रवाह कर रहा है, मान लेते विद्युत धारा प्रवाह कर रहा, तो इसको बीच में बाधा डालना, यानी कि विद्युत धारा जो प्रवाह कर रहा था उसको रोकने का काम करेगा, उसको विरोध करने का काम करेगा, उसको अवरोध करने का काम करेगा और विद्युत धारा नहीं फ्लो करेगा। इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। जो क्या करे? जो विद्युत धारा का रोध करे, विरोध करे, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। क्लियर? क्लियर। अगला प्रश्न बोल रहा है साथियों कि डायनेमो, आप गांव में जनरेटर देखे होंगे, वो किस प्रकार की धारा प्राप्त करता है? डायनेमो। तो डायनेमो जो है साथियों वो एसी करंट को भी लेता है और डीसी। एसी बोले तो अल्टरनेटिव करंट, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट। हिंदी में बात करें तो एसी को प्रतिवर्ती धारा और डीसी को डिस्ट धारा। और ये दोनों धारा को एब्जॉर्ब करने का काम करता है कौन? डायनेमो। और डायनेमो का काम होता है साथियों विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलना? तो विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करेगा? डायनेमो करेगा। डायनेमो। तो इसका आंसर क्या होगा? सी बोले तो छत्रपति शिवाजी महाराज या कोपचा। ए, सी और डी, सी। ओके। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हमारा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से शुरू होता है और बोलता है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? HCl, HNO3, H2SO4, उपयुक्त सभी। तो आपको बता दे साथियों प्रबल अम्ल उस अम्ल को कहते हैं जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। और ये इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रबल अम्ल HCl भी है, H2SO4 भी है और HNO3 भी है। तो राइट आंसर टिक कर दीजिए। D फॉर डॉग नहीं रे भैया, अंत में पता चलेगा। अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड। अरे सर ये क्या है? तो रासायनिक सूत्र क्या है? NaO, NaCl, Na2Cl, HCl। बताइए। तो आपको बता दें साथियों कि सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं। साधारण नमक कहते हैं, यानी सीधे टाटा नमक। तो टाटा नमक को ही सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड को साथियों एक और नाम से जानते हैं, तो उसका नाम है टेबल साल्ट। टेबल साल्ट यानी वैसा साल्ट, वैसा नमक जो मेज पर रखा होता है। ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो राइट आंसर किसको टिक कीजिएगा? बी बोले तो भारत माता की जय। नेक्स्ट है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवकरण, रिडक्शन, संक्षारण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण। तो साथियों लोहे पर जंग लगना
संक्षारण का उदाहरण है। और जब लोहा पर जंग लगेगा तो वजन में वृद्धि होगा। वजन में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि लोहा पे जंग लगने से लोहा का वजन बढ़ता है कि घटता है? अरे भैया, लोहा पे जंग लग गया तो जंग लगेगा तो कुछ न कुछ दीमक कीड़ा मकोड़ा बैठेगा, तो वजनवा घटेगा कि बढ़ेगा? तो बढ़ेगा। तो लोहे पर जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है, लेकिन लोहा के वजन बढ़ने के साथ जैसी लोहा पे जंग लगेगा तो वजन तो बढ़ेगा, लेकिन उसको अंदर अंदर खोखला कर देगा, यानी कमजोर लोहा को कर देगा। किसकी वजह से? तो जंग लगने की वजह से। और जंग लगना को ही केमिस्ट्री के भाषा में संक्षारण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद लोहा का साथियों रासायनिक जो सूक्त है वो Fe होता है और यह 26 नंबर पर आता है। ठीक है। उसके बाद आपसे लोहा पे जंग कब लगता है? तो लोहा को अगर आप खुला चीज में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन यानी कि वो वायु को लेगा और वायु के साथ पानी यानी नमी को लेगा। तो जब लोहा पर ऑक्सीजन और नमी दोनों मिलेगा तो दोनों मिलकर क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन से लोहे पे जंग लगेगा और जंग लगना संक्षारण कहलाएगा। तो बी से बोल दीजिए भारत माता की जय। नेक्स्ट बोलता है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इनमें कितने सा संयोजक बंधन? 6, 7, 8 या 9? तो HH के साथ 6 गो और CH के साथ एगो, टोटल 7 गो सहसंयोजी बंधन। तो राइट आंसर बी, भारत माता की जय। नेक्स्ट अगला सवाल बोलता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। अरे भैया, आवर्त सारणी का शून्य समूह किसको बोलते हैं? तो ग्रुप नंबर 18 को बोला जाता है, और इसी को नोबल गैस बोलते हैं, इसी को अक्रिय गैस बोलते हैं, इसी को सक्रिय गैस बोलते हैं, इसी को इनट गैस बोलते हैं, इसी को जीरो समूह का गैस बोलते हैं। अरे भैया, 20 गो नाम है, और ग्रुप 18 में जो नाम है उसका नाम है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये वैसे तत्व हैं जो ग्रुप 18 में शून्य तत्व नोबल, अक्रिय, सक्रिय, इनट, जीरो में आते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सर, ऑप्शन नंबर बी, भारत माता की जय। लेकिन हाइड्रोजन 1 नंबर के लफुआ है, इसको बोलते हैं आवारा तत्व। इसको क्या बोलते हैं? आवारा तत्व। तो आवारा तत्व कौन है? हाइड्रोजन। ये एने ओने घूमते रहता है खाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बायोलॉजी से है, जीव विज्ञान, जिसके जनक हुए अरस्तु। और सवाल बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। एकदम ऑक्सीजन बाहर निकलेगी कहाँ से? तो जल से, H2O से। अरे भैया, प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, H2O की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनेगा। अब भोजन को जिस रूप में जमा किया जाएगा उसको मंड या स्टार्च कहा जाएगा। और भोजन के जमा हुआ भाग को पूरे शरीर में फैलाने का काम फ्लोएम करेगा, और जो जल को फैला दे उसे जाइलम कहते हैं, और यही क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो क्या आप समझें? थोड़ा फास्ट में था। नेक्स्ट सवाल बोलता है ब्रीक, जिसको किडनी कहते हैं, इसका क्या काम होता है? क्या यह श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता है? तो भैया, श्वसन तंत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता है फेफड़ा, जिसको लंग्स बोलते हैं। बी, उत्सर्जन के अंतर्गत एकदम किडनी का काम होता है खून को छानना। किडनी का काम क्या है? खून को छानना। और खून को क्यों छानेगा भाई? तो आप एक बात बताइए, घर में आरओ क्यों लगावल जाता है? तो पानी को छानने के लिए। जो गंदा पानी है उसको साफ पानी दे दे, गंदा पानी आरओ में जाता है, साफ पानी मिलता है। तो उसी प्रकार हमारा किडनी जो है वो फिल्टर की तरह, आरओ फिल्टर की तरह काम करता है। किडनी में जाता है ब्लड, अब ब्लड में जो भी गंदगी मिलल है, खासकर यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, घाव, फुसड़ा, जो भी अंदर एकदम ब्लड के अंदर मिलल है, सड़ल गलल पचकल, उस सब के किडनी क्या करेगा? छानेगा, मूत्र मार्ग के द्वारा क्या कर देगा? उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगा। तो हमारा ब्रीक के उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। और किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं?
तो नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। और एक किडनी में करीबन 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं और दूसरा किडनी में 10 से 12 लाख, कुल मिलाकर 24 से 25 लाख हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉनों की संख्या पाई जाती है। परिसंचरण तंत्र किसको कहेंगे जी? तो शरीर में खूनवा के दौड़ना परिसंचरण तंत्र कहलाता है ना। बोलता है खूनवा दौड़ रहा है शरीरवा में, तो शरीर में खून को दौड़ना परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब भोजन खाने पर जो भोजन पच गया उसको पाचन तंत्र कह देवल गया। जैसे ही आप मुंह से खाना खाते हैं पेट में जाता है, पेट में जितना है सब पचाने में शामिल हो जाता है। तो खाना को पचाने में जो जो अंग मदद किया उसको बोलते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अब बोलता है कि हृदय में कितना चेंबर, यानी हृदय में कै गो गड्ढा, हृदय में कै गो नली? तो हृदय में 4 गो नली, 2 गो नीलय, 2 गो आलिंद, 2 गो आलिंद, 2 गो नीलय। हृदय जो है 1 मिनट में कै बार धड़केगा? तब 72 बार। 82 बार अगर धड़क रहा है तो हार्ट अटैक के आप करीब हैं। मनुष्य का हृदय को साथियों जिस विज्ञान में अध्ययन करते हैं उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और जो हृदय का डॉक्टर जो हृदय को ठीक कर दे उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। और हृदय जो है साथियों ये पक्षी में 2 चेंबर होता है। पक्षी में कै चेंबर? 2 चेंबर। और हृदय का काम होता है खून को लेना और खून को पंप करना, जिससे पूरे शरीर में क्या हो जाए? फैल जाए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क को बोलते हैं दिमाग, माथा, कपार। तो ये सोचने के लिए मदद करवे करता है, हृदय स्पंदन के लिए करवे करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो उपयुक्त में से सभी दिमाग हर एक काम को करता है। तो राइट आंसर डी। आगे बोलता है कि अलैंगिक जनन का विधि है विखंडन, मुकुलन, बीजाणु, उपयुक्त सभी। अरे भैया अलैंगिक जनन जनन की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जनक मात्र एक ही है। जनक कौन रहेगा? सिर्फ एक, और एक ही जनक से वो क्या कर लेगा? मतलब बेबी को जन्म दे देगा। तो ये विखंडन में भी होता है, मुकुलन में भी होता है और बीजाणु समासंग में भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो साथियों आज को हम अपना सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप पहली बार नित्यम बिहार बोर्ड चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नित्यम बिहार बोर्ड आपको 10th बोर्ड में जो नंबरिंग है, स्कोरिंग जो है वो बहुत अधिक दिलाने वाला है। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में दें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।